तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और एक न्यू लेक्चर में आप सभी को स्वागत है। आप सभी ने बेटा इस एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी के कारण शायद आज हम लोग 10,000 बच्चों की एक फैमिली हम लोग आज बना चुके हैं। बहुत सारा आप सभी को थैंक यू। बेटा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेन चीज़ आज पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका कॉलच लॉ। ये सबको पता है बेटा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम ले लो बेटा, इसमें से क्वेश्चन आना मतलब ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। तो मेरा काम है कि मैं सब टॉपिक आपको इस हद तक मैं पढ़ा दूं कि बेटा आपसे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन या फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बन जाए। बस मेरे को उतना कंसेप्ट आपको डिलीवर कर देना है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आपसे बोलोगे मेरे को मैसेज करके, सर आपने जैसा पढ़ाया सर, जो भी क्वेश्चन उठाता हूं, जो भी कंसेप्ट कोई पूछे सर हम बता पाते हैं, हम कर पाते हैं। बस उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं कंसेप्ट को बहुत अंदर जाके एकदम आराम से एकदम प्यार से समझाता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ये वाली जो लेक्चर है इसको भी बहुत प्यार से हमें आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और ये मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस साल और मतलब ये तो मेरा जो गॉड है उनका इशारा है कि मैं और अच्छा काम करूं और आपके मतलब आप लोगों को और ज़्यादा मदद करूं, ठीक है ना। तो इसी के साथ जोरदार मतलब क्या बताओ, तालियां तो नहीं बोल सकते आप, खुशी के साथ मैं आज की ये लेक्चर में स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 10,000 का हमारा फैमिली बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा और इतने कम टाइम में, ये सब आप सभी का प्यार है। क्योंकि आज के डेट में उतना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और मैं सच बताऊँ तो मैं कोई कंपटीशन का पार्ट नहीं हूँ, मैं फ्री में ज़्यादा बिलीव रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं पहले से ही सबको बता देता हूँ कि मैं हाथ जोड़ करके कि मेरे को वो अपना कंपटीशन के पार्ट मत माने, क्योंकि मैं थोड़ा चैरिटी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पे, ठीक है। सबसे पहले बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, ठीक है। ये जो कंडक्टर वर्ड है देखो आराम से समझते हैं। और सबसे पहले बेटा आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ। सबसे पहले बेटा आप क्या लेके बैठ जाओ, पेन पेपर आपको चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंडक्टर जो होता है वो सब्सटेंस होता है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। आप लोग बचपन में बोलते हो सर कंडक्टर जो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं सर, वो तो हीट को भी फ्लो कराता है। ये भी बात सही है सर, लेकिन यहाँ पे बेटा हीट की बात नहीं चल रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडक्टर वो चीज़ होता है, वो क्या करता है, अलाउ करता है बेटा फ्लो ऑफ क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में क्या करता है, वो मदद करता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। आप ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा एक लोहे का रॉड है, ठीक है बेटा, एक लोहे का सॉलिड मान लो रॉड है, ठीक है। एक लोहे का रॉड आपने लिया। आप सच बताओ तो, अगर यहाँ से एक लोहे का रॉड है या ले लो बेटा एक मेटल का वायर, मान लो एक कॉपर का वायर ले लो, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे मान लो एक बैटरी लिया, ठीक है, एक आपने क्या लिया, एक बैटरी लिया, ठीक है। बैटरी कुछ इस हद तक ऐसा होता है, ठीक है, बैटरी होता है। मान लो बैटरी आपने लिया, एक लिया, और यहाँ से आपने एक इस वायर को एक क्या करें, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया और इसके साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और इस एंड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब बताओ यहाँ पे जो लाइट जलेगा कि नहीं, यस सर सर्किट तो क्लोज है, लाइट तो जलेगा, ये कॉपर वायर है। मतलब सिंपल सी बात है, मैं इस जगह को अगर टारगेट करूँ बेटा, ये क्या है बेटा, ये एक कंडक्टर है। मतलब सिंपल सी बात है सर, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके थ्रू होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकता है। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट करंट, ठीक है ना। और लेकिन कंडीशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। तो ये वो कंडक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है। सर ये वाली, ओ यार ये क्या फ्लो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कंडक्टर है, हाँ ये कंडक्टर है, इसलिए तो इस वायर के थ्रू आपका जो इलेक्ट्रॉन वो फ्लो हो रहा है एंड आपका जो करंट यहाँ पे बन रहा है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, ये लाइट जल रहा है। ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कंडक्टर वही होता है कि यहाँ पे हीट की बातचीत नहीं चल रहा है कि सर हीट फ्लो होगा। हीट का मतलब ये होता है जैसे कि हीट फ्लो क्यों बोलते हैं कि जैसे कि आपने मान लो एक मेटल का कंडक्टर लिया, सपोज करो एक मेटल का कंडक्टर लिया बेटा, ये वाली जो एंड है, ये वाली जो एंड है उसको आपने आग में डाल दिया, ठीक है, इसको आपने आग में डाल दिया और इस साइड में आपने इसको पकड़ा, तो बेटा ये जो गर्म होगा तो आपके हाथ में भी गर्म लगेगा। ये सुनो, आपके हाथ में भी वो गर्म लगेगा, मतलब ये हीट को भी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। और यहाँ पे हमारा करंट को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो ये होता है बेसिक कंडक्टर का डेफिनेशन। लेकिन याद रखना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का कंडक्टर होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने का, पूरा एकदम आराम से सुनने का, मैं जो बोलता हूँ वो ध्यान से समझना। एक होता है बेटा मेटेलिक कंडक्टर, ध्यान से समझना, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। ये जो मेटेलिक कंडक्टर होता है वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे,
वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो आपके फिजिक्स वाले जो टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे, या आप जहाँ जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वो आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे मेटलिक कंडक्टर। ये मोस्टली ये क्लास 12 की, ये क्लास 12 में आता है मोस्टली, ठीक है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। एंड थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 10 में भी, थोड़ा बहुत आपने क्लास उसको 10 में भी आप लोगों ने उसको पढ़ के आया है, ये मेरे को पता है। क्लास 10 में भी आप लोगों ने उसको पढ़ के आए, और क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे उसको फर्दर, ठीक है। अभी हम लोग जो मेटलिक कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये जो होता है मेटलिक कंडक्टर होता है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका, ये जो होता है ये मेटलिक कंडक्टर होता है, ठीक है। ऐसा एक मान लो एक रॉड ले लिया, ठीक है, एक रॉड ले लिया, तो ये रॉड जो होता है वो एक मेटलिक कंडक्टर होता है। ऐसा एक रॉड ले लिया तो इसको बोलते हैं एक मेटलिक कंडक्टर। लेकिन हम लोग ये जो मेटलिक कंडक्टर के साथ कंपेयर करके जरूर पढ़ाएंगे, कंपेयर करके जरूर पढ़ाएं, लेकिन ये होता है मेटलिक कंडक्टर। हम लोग जो कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी कि आज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। किसके बारे में बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ना कि मेटलिक कंडक्टर। ये हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, फिजिक्स में। लेकिन हम कंपेयर करके आपको जरूर बताएंगे, ठीक है, आपको कंपेयर करके बेटा जरूर बताएंगे कि आपका मेटलिक कंडक्टर और आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या अंतर है। वो बात मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हो, आप देख रहे हो बेटा, करंट तो मेटलिक कंडक्टर में भी फ्लो हो रहा है, करंट तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपको बेटा, आपको छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा बेटा आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और वहाँ पे आपको कैटायन एनायन मतलब आयंस दिख रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कैटायन एनायन मतलब आयंस का फ्लो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे और यहाँ पे आयंस के लिए जो फ्लो होगा, ठीक है, आयंस की फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो करंट दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है, करंट दोनों में मतलब प्रोड्यूस नहीं, करंट दोनों से कैरी हो रहा है, लेकिन इसमें आयन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। अब चलो उसको आराम से थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले मेटलिक कंडक्टर, पहले से बता रहा हूँ, मेटलिक कंडक्टर हम मोस्टली कहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेटलिक कंडक्टर का, ठीक है। किसी को कुछ देखने में तो तकलीफ नहीं हो रहा है, हाँ। और सबसे बढ़िया सा बात जो मैं आपको सबको बोलता हूँ कि बेटा आपको नोट्स जरूर अच्छी तरह से बनाना है, एकदम बढ़िया सा नोट्स बनाना है। जब तक आपके पेन पेपर से अपने हाथों से नोट्स नहीं बनेगा, तब तक मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बेटा आपका मतलब आप उस लेवल तक रिजल्ट नहीं कर सकते। नोट्स बनाने में आपको बिलीव रखना पड़ेगा। नोट्स कोई कुछ भी बोल ले, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं नोट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि मेरे बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग मेरे यहाँ से मिल रहा है और नोट्स वो और कहीं से ले रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सारा कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और सच बताओ तो इसका जो पूरा पीडीएफ ये हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिलता है, फ्री डाउनलोड सेक्शन में मिलता है, एंड ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल देता हूँ। मैं रोज का काम रोज कर लेता हूँ ताकि कोई बच्चे को तकलीफ ना हो। आप वो उसका चाहिए तो नोट्स में दे देता हूँ, लेकिन वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं रहना चाहिए, वो आपकी कॉपी में आना चाहिए। कॉपी में अलग सुंदर करके नोट्स बनाओगे, अभी बनाओ बाद में बनाओ, लेकिन सुंदर करके नोट्स बनाओगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। और सच बता रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी में, जो टॉपिक, हर टॉपिक को इतना डिटेल में मैंने कवर किया, आप सोच भी नहीं सकते। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट एक बार पढ़ के देखिएगा। आपका पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आके मेरे को बताना, सर आपने वो वाला तो नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ओके, सबसे पहले चार्ज क्रिया, सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले होता है चार्ज क्रिया। याद रखना क्या बोला हमने, चार्ज क्रिया। यहाँ पे चार्ज क्रिया कौन होता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पे चार्ज क्रिया करता है, वो यहाँ पे मूव करता है। दूसरा वाला सर, यहाँ पे नो केमिकल चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ पे कोई कैटायन एनायन कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं हो रहा है, कोई कैटायन एनायन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं होता, कोई भी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे फ्लो ऑफ क्या बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिकम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। नॉट ट्रांसफर ऑफ मास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, हमने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से मास में कभी भी चेंजेस नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमने बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के कंपेरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसलिए हम कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मास के ऊपर ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास को हम आइडियली हम
हम काउंट नहीं करते, इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। इसलिए सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए नो ट्रांसफर ऑफ मास, यहाँ पे मास का कोई भी क्या नहीं है, चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये बात होगा। दूसरा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से रखना चाहिए। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स। एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को क्या करता है, अरे मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ये मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कोलिशन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला मैंने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कोलिशन इंक्रीजेस। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स कोलिशन इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज, जितना ज्यादा बेटा भाग दौड़ होगा एक मेटल के अंदर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक मेटल रॉड ही आप इमेजिन कर लो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जितना ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका भाग दौड़ का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मोर कोलिशन होगा। तो जितना ज्यादा कोलिशन होगा बेटा, उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा जगह से जा नहीं पाएगा, बार बार उसको अपोज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलते हैं सर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो, जनरली लो रेजिस्टेंस हेयर गुड कंडक्टर। ठीक है, अगर कंडक्टर को अगर अच्छा कंडक्टर बोलना है, उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसका कुछ एग्जांपल बेटा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। ठीक है, और कॉपर तो बेटा बहुत फेमस है आज के डेट में। यहाँ पे जितने भी काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जितने भी वायर्स वगैरह लगाया होता है, वो कम रेजिस्टेंस वाला होता है, अच्छा करंट फ्लो करे, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा ना आए। एंड यहाँ पे जो कॉपर वायर को यूज़ किया जाता है, तो कॉपर वायर का कीमत भी ज़्यादा है एंड आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। बात समझ गया। तो टेम्परेचर के साथ क्या है बेटा, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिशन बढ़ेगा, और कोलिशन बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे जाने पे अपोज मतलब फील होगा, मतलब और कोई इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में भाग रहा है, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है। तो ये स्पीड में यहाँ पे जहाँ चला गया, कोलिशन की वजह से मुड़ गया, तो क्या होता है, उसके वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। याद रखना कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, मजा आया बेटा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। याद रखना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, यानी कि अभी इसको लेके स्टडी करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कोई अगर पूछना चाहता है सर क्या किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, सिंपल सी बात है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। जगह नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कंटेनर ले लो छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्या लगा दो, एक प्लेट लगा दो। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव इनके साथ कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या कर लो, एक उससे भर लो, क्या बोलते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से भर लो। तो ये वाला जो जगह है, या इस रॉड से लेके इस रॉड तक, यानी कि इस प्लेट से लेके इस प्लेट। आप क्वेश्चन बोलोगे सर प्लेट क्यों दिया जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलना चाहिए इसलिए प्लेट दिया जाता है। इस प्लेट से लेके इस प्लेट से के बीच में ये वाला जो पोर्शन है वो एक कंडक्टर बन गया। लेकिन यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है सर, आयन्स फ्लो कर रहा है, कैटायन फ्लो कर रहा है, एनायन फ्लो कर रहा है, इसलिए इस टाइप ऑफ कंडक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन ये वाला जगह वही काम करेगा जो मेटेलिक कंडक्टर में जो रॉड कर रहा था, वही काम ये वाला जगह करेगा। तो इसमें हमें कोई आश्चर्य या कोई डाउट हमें नहीं है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल करने की कोशिश करो। आपको उतना आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा करना है, ज़्यादा सीरियस नहीं बनना है, आपको फोकस्ड रहना है। कैसा रहना है बेटा, फोकस्ड, एकदम फोकस्ड रहना है आपको। ठीक है, आप देखो केमिकल चेंजेस, इसमें बात केमिकल चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोस डिकम्पोजिशन, ऑफ कोर्स बेटा वो डिकम्पोजिशन होते हैं। ठीक है ना आपका, तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लिया। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होता है, केमिकल चेंजेस जरूर होता है। देन ट्रांसफर ऑफ मास, ऑफ कोर्स यहाँ पे मास ट्रांसफर ऑकर्स होगा, क्योंकि एज आयंस मूव्ड एंड डिपॉजिट्स एट इलेक्ट्रोड, आयन मूव करते क्या होता है, कैथोड में जाके एक डिपॉजिट हो रहा है, एनोड में जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो मास में तो बेटा जरूर चेंजेस आएंगे। ठीक है, मास मेनली क्या हो रहा है, एक कैथोड का एक मास होता है, मान लो इसमें जाके कोई आयन क्या कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो पहले जो मास था वो डिपॉजिट होने के बाद ऑफ कोर्स इसका मास बढ़ जाएगा। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, इसमें मेनली मास का ट्रांसफर हो रहा है, मेनली क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं देखो आराम आराम से आपको बोल रहा हूँ, आपको भी आराम आराम से पॉज करना है, नोट डाउन करना है।
मैं तो बोलता हूँ कि इससे नोट्स बनाना तो चाहिए कंफर्मेशन के लिए, ये आप डाउनलोड करके रख सकते हो यहाँ से ये वाली पीडीएफ को। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपके हाथ में ऊपर वाले ने ये कंट्रोल दिया है, यूट्यूब ने ये कंट्रोल दिया कि आप प्ले पॉज आप खुद कर सकते हो, तो आप प्ले करके सुनो, समझो, पॉज कर दो, लिखना हो गया, फिर से दोबारा प्ले करो, समझने में दिक्कत हो रहा है रिवाइंड करके पीछे आओ। अब ऐसे ऐसे करके लेफ्ट साइड में टेप करोगे तो वो 10 सेकंड पीछे आता है, अब पीछे आओ, आपको जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन यूट्यूब में होता है। तो देखो कितना अच्छा बढ़िया सा प्लेटफॉर्म, कितना अच्छा बढ़िया सा चीज़ें दिया हुआ है आपको लिए। आपको सिर्फ बैठ के नोट्स ही तो बनाना है। और दूसरी बात ये है कि बेटा ये ऐसा जो क्लासेस जो चल रहा है, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक दूसरे कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई हो रहा है। आप फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, इस चैनल में सिर्फ पढ़ाई मतलब सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एकदम शिद्दत से पूरा पढ़ाई करना कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कुछ चीज़, वो सर हमें आके सिखा रहे हैं, तो उसको मतलब आपको फील करना पड़ेगा वो वाली बात। ठीक है ना। देन आपका कॉज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे बोला कोलिशन ऑफ मूविंग आयंस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्स। क्या मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वहाँ पे एक दूसरे के अट्रैक्शन के वजह से होता है। क्या बोला यहाँ पे, कोलिशन ऑफ मूविंग आयन, ऑफ कोर्स आयन मूव करने से थोड़ा बहुत तो कोलिशन होता है विथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो प्लस माइनस है, पोलर है, आपने लिया वाटर या कुछ भी ले लिया, एक पोलर है, तो ये जो सॉल्वेंट के जो प्लस माइनस है, पोलर यानी कि एक पार्शियल हो या कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, तो इसमें एक पोलरिटी है, मतलब उसमें प्लस माइनस है, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो भी रिपल्शन, जो भी रेजिस्टेंस वगैरह अराइज होता है, वो एक्चुअली इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से होता है। इंटर मतलब दो डिफरेंट आयन के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है ना, एक सॉल्वेंट का आयन हो गया और एक इलेक्ट्रोलाइट का आयन हो गया, तो दोनों आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। ठीक है ना, हो गया। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जितना बताया जा रहा है उतना ही सुनो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिक्रीजेस, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसा छोड़ो, टफ लैंग्वेज छोड़ो, मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। पहले इंटर आयनिक क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो रहा था, आपने मतलब एक दूसरे के पकड़ के रख रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा सब इलेक्ट्रॉन है, क्यों किसी को अट्रैक्ट करेगा, ये तो एक दूसरे को उल्टा रिपेल करते, ये अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो उसमें इसमें मैं अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ऑपोजिट पोलरिटी की बात है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, तो पकड़ के रखेगा मतलब मूव नहीं हो रहा है, आयन मूव नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप सोचो, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, मतलब एक आयन दूसरी जगह से मूव कर रहा है, तो अच्छी बात है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है अपोज होना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकना, स्लो हो जाना, कम हो जाना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो अगर कम हो जाता है, तो अट्रैक्शन कम होने से वो आयंस आराम से मूव कर पाएंगे, आराम से क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। और मूव करने के पीछे कारण क्या है बेटा, यहाँ पे हमने बैटरी ऑलरेडी लगा के रखी है, तो ऑफकोर्स सर वो मूव करेंगे। यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मूव तो उनको करना पड़ेगा, तो मूव तो करेंगे, लेकिन मूव क्यों नहीं करते, वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से मूव नहीं करते। तो अगर वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ही खत्म हो जाए, मतलब कम हो जाए ड्यू टू टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया इसलिए, तो अगर वो खत्म हो जाए तो अच्छी बात है ना भाई, अगर खत्म हो जाए तो अच्छी बात है कि वो आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऐसा सिंपल सोचो, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करना, ये टर्म वो टर्म ये वो, आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, नहीं पूछा जाता है। अब देखो रेजिस्टेंस, जनरली रेजिस्टेंस इज हायर कंपेयर टू मेटल्स। ऑफ कोर्स सर मेटल में रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। एग्जांपल एक्वास सोल्यूशन और कोई भी एसिड्स, बेस, सॉल्ट, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक मोल्टेन NaCl एक्सेट्रा, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा चीज़ हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल्स, ओके ना। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब देखो, तो पहली बात तो सर मेटेलिक कंडक्टर के बारे में हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में, और यहाँ पे सब सेम फंडा चल रहा है जो मेटेलिक कंडक्टर में होता है। तो मैं आपसे चलो एक बार ये होने से पहले मेटेलिक कंडक्टर में कुछ चीज़ें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो वो आपको ऑलरेडी क्लास 10 के साथ वो आप रिलेट कर पाएंगे, आपको मज़ा भी आ जाएगा। ठीक है,
एक बार देख लेते, चलो एक मेटेलिक कंडक्टर ले लो, ठीक है, कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर ले लो, ठीक है, आपने एक मेटेलिक कंडक्टर सपोज लिया, ठीक है बेटा, ये मेटेलिक कंडक्टर का होता है लेंथ, ठीक है, और ये वाला जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इस मेटेलिक कंडक्टर में कौन फ्लो हो रहा है बेटा, कौन फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, कौन फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है सर, एक कंटेनर होता है, इसमें यहाँ पे एक प्लेट लगाया जाता है, मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लेट लगाया जाता है, यहाँ पे एक बैटरी होता है, यहाँ पे क्या होता है, बैटरी होता है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, बैटरी का नेगेटिव एंड हो गया, पॉजिटिव एंड हो गया। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, कुछ एक्वा सोल्यूशन, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, मोल्टन स्टेट आपका मर्जी, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। तो समझना, जहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ तक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना सर, कंडक्टर कितना बनेगा सर, इतना बनेगा। कितना कंडक्टर बनेगा सर, इतना बनेगा। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप वो एरिया अगर देखोगे, वो एरिया अगर देखोगे सर, ये दो प्लेट। अब सर एक चीज़ बताओ सर, क्या बाहर वाला नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन ये है सर, बाहर वाला नहीं सर, ये प्लेट के बाहर वाला पोर्शन को हम मेटेलिक कंडक्टर में काउंट नहीं करते। जहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट है एंड दो प्लेट और इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये जो मैंने येलो कलर का बनाया, ये वाला पोर्शन ही आपका क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर। बाहर वाला वो पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि बाहर है, ये क्या है, बाहर है, ठीक है ना। तो इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, ये होता है मेटेलिक कंडक्टर, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, फंडा दोनों का क्या है, सेम है, फंडा एग्जैक्टली क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। अब इसमें और ये ऊपर वाला पोर्शन क्यों नहीं है, जहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, वो काम कैसे करेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला, ये मैंने मेटेलिक कंडक्टर लिया, एक मेटल लिया, लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कितना मोटा, कितना पतला, कितना मोटा। आप सोचो मेटेलिक कंडक्टर में कौन फ्लो होता है सर, कौन फ्लो होता है सर, मेटेलिक कंडक्टर में सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। आप एक काम करो, एक पानी का पाइप ले लो, पानी जिसमें से पानी जा रहा है, तो आप खुद सोचो, ये मान लो पानी का पाइप है, इसमें पानी जा रहा है। अब देखो पानी जब पाइप से जाता है वो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फील करता है, ये सुनो, पानी के पाइप से जब पानी जाता है वो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फील करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बेटा फील कर रहा है, कौन फील कर रहा है, पानी फील कर रहा है सर। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना ज़्यादा लंबा पानी का पाइप होगा बेटा, उतना ज़्यादा पानी रिपल्शन फील करेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब सोचो, और दूसरी बात है, दूसरी बात ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक आपका पानी का पाइप है मोटा, ठीक है, और एक पानी का पाइप है आपका पतला। आप सोचो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका मान लो ए डैश है। आप बताओ, मोटा पाइप में जो पानी है वो आसानी से फ्लो कर सकता है या पतला पाइप में, सर मोटा पाइप में रेजिस्टेंस क्या होता है, मोटा पाइप में कम होता है, आराम से फ्लो कर सकता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा सर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, लो एल बाई ए। तो उसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं आर का मतलब होता है, आर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर ए क्या हो गया सर, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देन आपका रो क्या हो गया, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी और सर बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होता है रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक, इसका सिंबल क्या है, रो। आप समझना सर, यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर कंडक्टर में ये जो एल बाई ए है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर कंडक्टर में बेटा अगर हम मेजर करें तो उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ था, वो सेम होता है। यहाँ पे ये वाला जो लेंथ होता है और ये वाला प्लेट का जो एरिया होता है, ठीक है, तो एल, इसको एक साथ बोलते हैं एल बाई ए, और इसको बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेल कांस्टेंट,
क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सर चेंज कौन होता है, सर इलेक्ट्रोलाइट आप चेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो, लेकिन एल वाई ये लेंथ और एरिया जो प्लेट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला कांस्टेंट और इलेक्ट्रोलाइट आप अलग अलग चेंज कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। एक बार चेंज करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्या क्या होता है। हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया हमारे पास सर आर इक्वल टू रो, याद रखना ये रो एल वाई ए। ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है सर, आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है, आर का यूनिट जो होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। आर का यूनिट होता है ओम। सिंबल सिंबल होता है ऐसा, और स्पेलिंग में ओ एच एम, ओम होता है। ठीक है, तो सर रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे सर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट निकालते हैं पहला। आर का यूनिट हो गया बेटा, आर का यूनिट हो गया ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट हमें नहीं मालूम, सर लैम्प का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने काटाकुटी कर दिया तो ये मीटर इधर जाएगा तो क्या होगा, रो का यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर। क्या यूनिट हो गया, ओम मीटर। ठीक है, रो का यूनिट हो गया ओम मीटर। ठीक है, बात समझ आ गया। अब देखो, अब आप लोग एक चीज आराम से देखा जाए, आपने एक चीज देखो, आपने और एक होता है ना, ये रेजिस्टेंस का और एक उल्टा होता है, एक होता है कंडक्टेंस। सारा डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, बाद में हम पीपीटीज के थ्रू हम पढ़ेंगे, पीपीटीज के थ्रू हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, नोट डाउन भी तो आपको करना है ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जी, जी इक्वल टू होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है वन बाई रेजिस्टेंस। क्या होता है, वन बाई रेजिस्टेंस। तो ये होता है जी इक्वल टू हमारा आ गया, जी इक्वल टू आ गया वन बाई आर। तो वन बाई आर, तो ठीक है। तो अगर तो जी का यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट होता है ओम, आर का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये होता है ओम इनवर्स। तो कोई इसको ओम इनवर्स मो भी लिखते हैं, एंड कुछ लोग इसको साइमन एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा क्या हो गया, कंडक्टेंस जी का यूनिट हो गया। क्या हो गया, कंडक्टेंस जी का यूनिट। बात समझ आ गया। तो हमने रो का यूनिट निकाल दिया। अब हमें निकालना है ये कंडक्टेंस क्या होता है, वन बाई रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस भी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को हम बुक में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ जगह से उसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो स्टैंडर्ड है वो यूज़ कर लेते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जी से या सी से करो, मेजोरिटी जगह पे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए हमने भी इसको जी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब दूसरी बात है सर, हमें कौन कौन चीज़ पता है सर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमें पता है इक्वेशन वन। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता चल गया सर, जी इक्वल टू वन बाई आर, इसको पता चल गया वन बाई टू। ये होता है, और एक होता है ना, ये है आपका रो। रो का मतलब होता है, रो का मतलब क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वो एक होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, एक होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कंडक्टिविटी जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, यानी कि कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा। कंडक्टिविटी इज वन बाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट क्या है, वन बाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, बात समझ आए, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट वन बाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से इसको इस इक्वेशन से इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक काम करेंगे सर, सबको इस इक्वेशन को वन बाई कर दो, तो क्या होगा सर, आर, ऐसा वन बाई करने से क्या होगा सर, वन बाई आर इक्वल टू वन बाई रो इनटू क्या होगा, वन बाई एल बाई ए करने से ये हो जाएगा ए बाई एल। ठीक है, एक काम करो, वन बाई आर को लिख सकते हैं, वन बाई रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, वन बाई रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा, एंड ये हो गया ए बाई एल। ठीक है, लेकिन ए बाई एल कुछ नहीं होता, इसको उस साइड लेके जाओ, तो आपका कप्पा इक्वल टू क्या होगा, समथिंग जी इंटू एल बाई ए। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से आज इस चैप्टर में लगने वाला सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसमें इसमें याद रखना, इसमें के क्या है, के है कंडक्टिविटी। ठीक है, जी है कंडक्टेंस, और ये है सेल कांस्टेंट, पर्टिकुलर सेल का कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत बढ़िया सा है। कभी कभी हमें एक जगह पे जाके जरूरत पड़ेगा, कंडक्टेंस इक्वल टू वन बाई रेजिस्टेंस इंटू एल बाई ए, रेयर केस है ये, कभी कभी जरूरत पड़ता है, हमेशा जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मेन जो है वो यही है। ठीक है, मेन जो है वो यही है, ये होता है हमारा रिलेशन। ठीक है, हो गया, चलो बेटा, ठीक है।
ओके 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 ओके, चलो अभी हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे, इतना कुछ पढ़ लिया, अब हम जाएंगे स्लाइड में, ठीक है? स्लाइड में देखा जाए, स्लाइड में देखा जाए, आपने रेजिस्टेंस ओम्स लॉ आपने पढ़ लिया होगा। ओम्स लॉ आपने क्लास 10 में, मैं गारंटी के साथ, दवे के साथ बोल सकता हूँ, आपने ये वाला 10 में पढ़ा होगा सर, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ बोल के आपने पढ़ा होगा। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, I आपका करंट एंड R आपका रेजिस्टेंस, ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा। ये ओम्स यूनिट होता है, V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन वोल्ट, एंड आपका आई क्या होता है? करंट, और करंट का यूनिट हमेशा एम्पियर होता है। ये आपने एक्चुअली रेजिस्टेंस यहाँ से आता है, रेजिस्टेंस एक्चुअली जो चीज़ है वो यहाँ से आता है, ये ओम्स लॉ से आया था, ठीक है? एक्चुअली ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ था, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया था R रेजिस्टेंस, और ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था V वर्सेस I, स्ट्रेट लाइन आया था। वो क्लास 10 में आपने क्या होगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये आपने क्या होगा, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ना है, ये देखो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ चुके हैं, जस्ट छोटा सा रिकेप, जस्ट क्या है, छोटा सा रिकेप, ये हमने पढ़ चुके हैं सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, दोनों को मिलाओगे तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, एल बाई ए, ठीक है? सब पता है। यूनिट क्या है? यहाँ पे ओम सेंटीमीटर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस आई सी जी एस दोनों चलता है, मैंने एस आई में किया था, दोनों चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एक लेंथ का यूनिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एल बाई ए क्या हो गया, तो ऊपर 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 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटने से ये ओम सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है? मैंने एसआई में लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों यूनिट चलता है, ठीक है? अब हमारा आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी मैंने बताया था इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 बाई रेजिस्टेंस, ऑलरेडी मैंने बता चुके कि नहीं? बताओ रे, पीछे बोलो ना सर, हाँ आपने बताए थे, ठीक है? मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो आप सबका, ठीक है? फिर हमने ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला निकाला था, ठीक है? रो इक्वल टू आर एल बाई ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी हमने निकाल दिया था, ठीक है? फिर हमने कप्पा, कप्पा क्या होता है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक, सॉरी कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इसको डिनोट करते किससे? कप्पा से, ठीक है? और कप्पा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई क्या होता है? कप्पा होता है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी तो क्या होता है? 1, सॉरी कंडक्टिविटी, ये क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी, और उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को उल्टा ही क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है? इसका यूनिट भी दिया हुआ है, ठीक है? याद रखना, ये दोनों यूनिट है। सबसे जो मेन चीज़, मज़ेदार चीज़ें है, जब साइमन मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स लिखने में, वो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? ये दोनों यूनिट याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है? अरे अब कुछ लोग घबरा जाते हैं सर, सिंपल सी बात है भाई, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कप्पा का यूनिट है 1 बाई रो, है ना? रो का यूनिट क्या है सर? रो का यूनिट होता है ओम मीटर, तो ये क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन, और मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स हो गया। आप अगर आपने सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ये देखो, साइमन मीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कौन सी नई बात है? कोई बात, कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, ठीक है? सेल कांस्टेंट मैंने बता दिया आपको, ये एल बाई ए को क्या बोलते हैं? एल बाई ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये फिक्स्ड होता है, इट इज फिक्स्ड वैल्यू, ये देखो सब मैंने बता के रखा है, फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए गिवन कंडक्टिविटी सेल। एक सेल के लिए वो क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। आप इसका यूनिट अगर निकालने जाओगे, ये भी सिंपल है, ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा मीटर मान लो, नीचे मीटर स्क्वायर, काटाकुटी करने से ये क्या होगा? मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर से लेने से वो क्या आता है? सेंटीमीटर इनवर्स, खत्म। ये होता है सेल कांस्टेंट का यूनिट, और ये पर्टिकुलर सेल के लिए सेम होता है, और यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? यूनिट भी दिया हुआ है। सब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ना लो, आप सब पढ़ा रहा हूँ, आपको आराम से सुनना है, आराम से सीखना है, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट उसको एनसीईआरटी में है, उसको मैं हमें मेन जिस्ट जो है वो आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में कभी मदद मिल सकता है। आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, शायद अभी अभी तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपका फिजिक्स में हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, जुगाड़ो देख रहे हो? हम्म, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। फिजिक्स में आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था आपने? हाँ, पढ़ना चाहिए बेटा। फिजिक्स में आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, नॉन रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे आपने नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया R2, यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया R3, और
और बीच में से एक पेयर जुड़ना चाहिए। जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया, मान लो गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है। और इसमें एक, ठीक है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है यहाँ पर अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया था, मान लो R1 R2 R3 R4, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है सर, अगर R1/R2 यानी कि R1/R2 ये इक्वल टू अगर R4/R3 होता है। एक्चुअली गलत दे दिया, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने इसको R3 दे दिया। अगर इक्वल टू ये R3 और ये R4, अगर R3/R4 होता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ से नेट कोई भी, यहाँ से बीच में से नेट कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो फिजिक्स टीचर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन याद रखना अगर चार रेजिस्टेंस पैरेलली होते हैं, इसका जो रेशियो, इसका रेशियो अगर बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये फिजिक्स वाली बात है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री वाली बात करेंगे। केमिस्ट्री वाले में क्या करेंगे, केमिस्ट्री वाले में बहुत सिंपल सी बात है सर, हम क्या करेंगे, ये वाली रेजिस्टेंस को हटा देंगे, ये वाले रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, हटा देंगे, हटा के ये वाले रेजिस्टेंस को हटा देंगे, हटा के हम क्या करेंगे, एक वायर के मदद से, यहाँ पे इस वायर के मदद से हम अपना एक बनाएंगे सेल, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। हमने अपना एक सेल बना दिया, वहाँ पे एक नॉन सब्सटेंस डाल दिया, मान लो KCl, इसको जोड़ दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, एक नॉन सब्सटेंस। जैसे ही नॉन सब्सटेंस जुड़ा तो हमारा जो कप्पा होता है, कप्पा जो होता है यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया नोन, कप्पा हो गया हमारा नोन। जैसे हमने नोन इलेक्ट्रोलाइट दिया तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कप्पा का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये नोन है। ये जो हमारा R1 R2, ये R1 R2 R3 ये भी नोन है, हमने लगाया R1 R2 R3 तो चला गया, मतलब R4 ये हमने लगाया, तो ये हो गया हमारा नोन। अब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या लगाएंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, कोई भी सेल का रेजिस्टेंस होता है वो हम लिखेंगे R सेल, क्या लिखेंगे, R सेल। अब इसमें नो डाउट हमको कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट को फिल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो ये बोलूँगा R सेल। अब बताइए अगर इस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए सर R1/R2, क्या आना चाहिए सर, R1/R2 इक्वल टू क्या आएगा, ये तो R3 की जगह हो गया R सेल, तो क्या होगा R सेल बाई R4, ठीक है, R4। अब बताओ R1 R2 R4 तो नोन है, तो यहाँ से हमारा R सेल का वैल्यू क्या आएगा, R सेल का वैल्यू आएगा R1 इंटू R4/R2, ये हो गया तुम्हारा R सेल का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमें निकालना है, ये हमने कर लिया, यहाँ से R सेल का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हम क्या 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 निकालेंगे, हमारे पास जो रिलेशन थोड़ी देर पहले आया था कि एक रिलेशन आया था कि सर कप्पा इक्वल टू, क्या रिलेशन आया था सर, कप्पा इक्वल टू, ठीक है, तुम्हारा G इंटू L/A, ठीक है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है G इंटू L/A। अभी थोड़ी देर पहले क्या, देख लो आप लोग, ये देखो कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A, कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A। और मैंने बताया था कि कभी कभी कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A भी हमें करना पड़ता है, ये कभी कभी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो जगह सिचुएशन आया, यहाँ पे कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सर कप्पा इक्वल टू G की जगह 1/R सेल इंटू L/A, ठीक है। आप मेरे को एक चीज़ ईमानदारी से बताना सर, इसमें K का वैल्यू सर नोन है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसका K का, ये जो सिस्टम हमारा नोन है, KCl है, स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड होने से यहाँ पे कप्पा का वैल्यू क्या होता है, नोन होता है। तो R सेल का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये भी हमारे पास अभी क्या हो गया, नोन हो गया। और यहाँ से एक L/A का
एक वैल्यू निकल जाएगा। LYA का कुछ ना कुछ एक x नाम के कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब इस सेल से हमें एक सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमें मिल गया। इस सेल से हमें मिल गया सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमें क्या हो गया, मिल गया। हमने इस बार सेल कांस्टेंट के वैल्यू को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, सेल के लिए सेल कांस्टेंट वैल्यू हमेशा हमेशा फिक्स्ड होता है। एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। तो इस सेल के लिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमने चेंज मतलब निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम सेटअप रखेंगे। उसमें जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारे पास, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, वो हम इस बार क्या करेंगे, एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देंगे। जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट हम डाल देंगे उसका हम लोग सब कुछ निकाल के देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अननोन हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। सेम सेटअप रखेंगे, एग्जैक्टली सेम सेटअप रखेंगे। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, तो हम करते हैं कॉपी। ठीक है, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम इस बार क्या करेंगे, इस बार सारा कुछ चीज़ें पहले हटा देंगे, सारा हटा देंगे, क्योंकि इस बार हमने KCL को हटा दिया। इसको हटा दिया, सेम सेल है। और एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू तो बेटा हमेशा बराबर होता है, सेल कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स होता है, x होता है। तो हमने इस बार क्या किया, इस बार हमने सारा कुछ हटा के एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट लेके आ गया। क्या लेके आ गया, अननोन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अननोन है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या, अननोन है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू क्या होता है, अननोन होता है, याद रखना। तो ये अननोन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें निकालना है। अब सोचो इसके लिए कप्पा का वैल्यू क्या होगा, कप्पा इक्वल टू 1 बाई तुम्हारा क्या होगा, R सेल, 1 बाई R सेल इनटू L बाई A। ठीक है। अब यहाँ से हमें कप्पा हो गया। R सेल का वैल्यू कैसे आएगा सर, R सेल का वैल्यू तो हमें थोड़ी देर पहले निकालना आता है। या R सेल कैसे निकालेंगे सर, वेस्टर्न ब्रिज लगाएंगे, ये सब तीनों रेजिस्टेंस क्या है, नोन है, इसका तो वैल्यू आ जाएगा, R सेल आ जाएगा। और L/A का वैल्यू हमें थोड़ी देर पहले निकाला, क्या है, X। यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट चेंज होने से सेल जो चेंज नहीं हो रहा है, वही इलेक्ट्रोड है, वही मेजरमेंट है, वही लेंथ है, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो सेल कांस्टेंट नाम ही है इसका, सेल कांस्टेंट। एक सेल का सेल कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट अब जैसे ही लगाया तो क्या होगा, कप्पा का वैल्यू चेंज होगा। पहले कप्पा हमारे पास नोन था, इस बार अननोन इलेक्ट्रोलाइट के कप्पा का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक कप्पा का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कप्पा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये वाली चीज़ को याद रखना, कप्पा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, वहाँ पे कप्पा का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ पे और एक बार इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो कैसे अननोन सेल के लिए निकाला जाता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अननोन सेल का कप्पा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो इस प्रोसेस के दौरान। क्या क्या प्रोसेस पहले एक बार देख लेते हैं। शुरुआत में हमने ये की प्रोसेस किया, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को लिया, वहाँ से हमने R सेल की वैल्यू निकाला, सही बात है। फिर हमने इक्वेशन लगाया सर, कप्पा इक्वल टू 1 बाई R सेल इंटू L/A। कप्पा का वैल्यू नोन होता है क्योंकि KCL कर दिया। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कप्पा का वैल्यू फिक्स नोन होता है। वो करने के बाद हमने सेल कांस्टेंट L/A का वैल्यू निकाल दिया। वही हमने क्या किया, सब सेटअप सेम रखा, पूरा सेल भी सेम रखा, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट था KCL, इस बार अननोन इलेक्ट्रोलाइट कर दिया। तो अननोन इलेक्ट्रोलाइट का कप्पा का वैल्यू निकालना है, तो हमने R सेल तो वैसे ही मिल गया था, L/A वैल्यू का A का वैल्यू भी हमें पहले मिल गया था X, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दिया, कप्पा का वैल्यू हमें आ गया। ठीक है, कप्पा का वैल्यू हमें आ गया। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हो गया। अब आप देखो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस, इसको लैम्डा एम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें दो लैम्डा, देखो दो टाइप के लैम्डा यहाँ पे गिवन है। लैम्डा इसमें दो टाइप का गिवन है, देखो एक ईमानदारी से देखो, इसमें दो टाइप का लैम्डा आपके सामने गिवन है। एक ये लैम्डा मोस्टली फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, दोनों सेम है बेटा, तीनों सिर्फ अलग करते हैं। और ये जो है ये मोस्टली आयंस के लिए है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। मतलब ले लो, एक BaCl2 है, और आयंस का मतलब होता है Ba2 प्लस NCl माइनस। आयंस के लिए ये, और तुम्हारा कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, ये है। ठीक है। अब देखो, बाकी बाद में देखा जाएगा, अब डेफिनेशन पहले समझते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल। याद रखना बेटा, 1 मोल के लिए होता है। जैसे ही मोलर कंडक्टेंस, कभी भी आपको
अभी भी आपको मोलर वर्ड आ जाए ना, मोलर मास पार मोल के हिसाब से, मोलर मास जब भी आएगा तो मोल यहाँ पे आएगा, पार मोल के हिसाब से आएगा। तो जो इसमें अंदर क्या है सर, वही कंडक्टेंस है, वही पुरानी वाली बात है, सिंबल हमने अलग किया, सेम बात है, लेकिन मोलर जब होगा वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट को क्या होना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा इन ए गिवन वॉल्यूम, याद रखना एक गिवन वॉल्यूम वी में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें जो लेंथ भी होता है, जो भी एक यूनिट लेंथ लिया जाता है, एक मेजरेबल एक यूनिट लेंथ लिया जाता है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, वो आपका मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया था, याद करो लास्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला आया था। लास्ट क्लास क्या बोला, थोड़ी देर पहले आया था कि कप्पा इक्वल टू जी एल बाई ए, अभी आया था सर जी इक्वल टू कप्पा। अगर मैंने इसको चेंज किया, इधर लेके गया, तो जी इक्वल टू कप्पा ए बाई एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या आएगा, जी का वैल्यू आएगा कप्पा, ये ए बाई एल है, तो मैं क्या करूँगा, एक क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने एक चीज़ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया सर, एल वाई ए से हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, एल वाई ए से मल्टीप्लाई, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, और लेंथ इंटू लेंथ क्या होगा, एल स्क्वायर। अब भी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, सोल्यूशन, वो भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलता है, ठीक है। इफ एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया ना कि यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, लेंथ यूनिट लेंथ होना है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी लो, एक आपका मर्जी है, ठीक है। यूनिट अगर डिस्टेंस में होता है तो क्या होगा, वो जो आपका जो ये जी होता है ना, वही ये जो आपके सामने ये जो जी है, वही कौन बन जाएगा, ये जी ही बन जाएगा आपका लैम्डा एम। ये जी ही क्या बन जाएगा आपका लैम्डा एम। आप एक बार देख लीजिए, आपका जी ही क्या बन गया, आपका जी ही बन गया लैम्डा एम, ठीक है। बात समझ आया, ये जी क्या बन गया आपका लैम्डा एम, क्योंकि सिंपल सी बात है ना बेटा, इसमें कप्पा इंटू वॉल्यूम बाई 1 स्क्वायर, यानी कि कप्पा इंटू वी, तो कप्पा इंटू वी यही जो हो गया आपका, यही जो कप्पा इंटू वी हो गया, ये एक्चुअली क्या है, जी है, और वही आपका क्या है, जी का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये जी ये मोलर कंडक्टेंस वैल्यू एक्चुअली जी है। कब जी होता है, कब जी के बराबर होता है, जब लेंथ 1 होता है, यूनिट लेंथ के लिए होता है। तो यहाँ से एक नया रिलेशन हमें मिल गया, कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, क्या मिल गया, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम क्या, ये जो है फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, ये फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, मैंने थोड़ी देर बताया। और ये जो स्मॉल वाला है, ये बड़ा वाला है लैम्डा, ये स्मॉल वाला लैम्डा है, ये एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, ये क्या है, ये भी मोलर है, लेकिन ये जो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और ये होता है फॉर आयंस, ये किसके लिए होता है, आयंस के लिए होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने डेफिनेशन बताया था, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग डिज़ाइन से भी उसको, मतलब जगह पे अलग अलग साइड से भी कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं अगर बताओ कि मैंने बोला, जैसे कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ठीक है, अगर कप्पा होता है, तो अगर मैंने बोला कंडक्टिविटी ऑफ, मान लो मैंने बोला, छोटा करके लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, 1 मोल तो होना ही चाहिए, वो अगर क्या होता है, वो क्या होता है, कप्पा, डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या होता है, कप्पा। तो देयरफॉर कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह वी अगर ले लेता हो, 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा सर, कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि आपका जो मोलर कंडक्टिविटी, तो वो क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम का बराबर होता है। किसका बराबर होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। 1 मोल क्यों आया सर, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से यार, सर वॉल्यूम है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तभी तो होता है जब यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इज नथिंग बट, अगर क्यूब के माने तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से आपको दोबारा एक बार बताता हूँ, ये आपको ये वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आज ही डिराइव करके रखा, इसको जस्ट चेंज किया, जी इक्वल टू कप्पा दिस किया, एक करने के बाद एक छोटा सा क्या किया हमने, मॉडिफिकेशन लाया कि एल बाई एल किया, खत्म, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया। ये यूनिट लेंथ के लिए क्या हो गया, यूनिट लेंथ के लिए के इंटू वी हो गया जी, और कप्पा इंटू वॉल्यूम का मतलब होता है फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इज नथिंग बट जी, एंड इसका जी का एक्सप्रेशन क्या आता है, जी का एक्सप्रेशन होता है कप्पा इंटू वी। तो ये हो गया कप्पा इंटू वी, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ यहाँ पे बेटा डेराइव किया गया, यहाँ पे क्या किया गया कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। हमें पता है सर, हमें पता है जैसे कि मोलारिटी कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड या इलेक्ट्रोलाइट जो भी है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो भी है। तो यहाँ से याद रखना,
ये अगर ये जो होता है ना डेफिनेशन लीटर में होता है, लेकिन यहाँ से हम मोलारिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम को अगर ml में लिखते हैं, ml में लो और उसको सेंटीमीटर क्यूब में लो, लेने से ऊपर क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो यहाँ से ये जो n का वैल्यू हो गया 1, डेफिनेशन ही बोलता है n का वैल्यू क्या हो गया 1। कहाँ से पता चला सर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये होने से क्या होता है सर, मोलारिटी का वैल्यू क्या आता है, मोलारिटी का वैल्यू आता है बेटा 1000 डिवाइडेड बाई v, ठीक है। और यहाँ से v का वैल्यू क्या आता है, v का वैल्यू आता है 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, v का वैल्यू आता है 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। अब हम क्या करेंगे, इसी काम को यही v का 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी को यहाँ पे पुट कर दो। मतलब हमारा क्या फॉर्मूला था सर, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, अब मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम की जगह क्या आ गया था, 1000 बाई m आ गया। तो यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है भाई, यही तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला आ गया कि हमारा मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई मोलारिटी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम को लिया था वो सेंटीमीटर क्यूब में लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया था, इसलिए मोलर कंडक्टेंस जो आएगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम को हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग वाल मोल, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया हमने, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर अब मैं एसआई में अगर लेना चाहता हूँ, अगर मैं एसआई में लेना चाहता हूँ, जैसे कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ना के साइमन मीटर स्क्वायर में लेना चाहता हूँ, सब कुछ मीटर में लेना चाहता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये आपको पता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर होता है ना, तो क्यूब कर दो ना, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻2 का क्यूब कर दो, 10⁻6 हो जाएगा, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब इसमें अगर हम लोगे, तो यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, ये मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब इसमें अगर लोगे, ये यहाँ पर नहीं आया, इसमें आप लोगे तो थोड़ा सा चेंजेस जरूर आएगा, थोड़ा सा चेंजेस कहाँ दिखाओ वही समझ नहीं आ रहा है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, चलो मोलर एक फॉर्मूला हो गया आपका, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू आपका कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, यही आपका फॉर्मूला आया। सर मोलारिटी क्या आया था, मोलारिटी का मतलब होता है सर, पहली बात तो ये नहीं आया था, पहली बात तो आया था आपका ये इक्वल टू सर कप्पा इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बेटा सेंटीमीटर क्यूब में था, ये वॉल्यूम किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में था, उसको अगर मीटर क्यूब में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इंटू 10⁻6 होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। ये तो बात आपको समझ में आना चाहिए, 10⁻6 मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, कप्पा, अब इसको ख़त्म, अब मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10⁻6, इस बार मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम क्या होता है 1000 बाई मोलारिटी इंटू 10⁻6, ये 10⁻+3 10⁻6 10⁻3 हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 10⁻3 बाई मोलारिटी, ठीक है। यहाँ से जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू यहाँ पे कप्पा इंटू मोलारिटी इंटू 1000, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, सिंपल बात ये है सर, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 m, कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 m। तो ये हमारा आता है फाइनल रिलेशन। लेकिन इसमें यूनिट का ख्याल जरूर रखना होगा। पहले वाले में लैम्डा m का यूनिट था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो यहाँ पे यूनिट आएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बात को ध्यान समझना चाहिए, ये ऐसा यूनिट है, ये समझना चाहिए। तो अगर मीटर में दिया होता तो ये होता 1000 m, अगर सेंटीमीटर में होता है तो यूनिट होता है कप्पा इंटू 1000 बाई m। तो दोनों को याद रखना आपको जरूरी है, याद रखना। जिसमें कि कप्पा का वैल्यू आया क्या, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूला मीटर में सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला,
और अगर मीटर में दिया हुआ तो मोलर कंडक्टेंस का ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड आपका ये वाला जो आया ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद वही रखना है सर यूनिट का। अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिया तो समझ जाना कैप्पा इंटू 1000/m होगा, और अगर यहाँ पे मीटर इनवर्स में दिया हुआ है साइमन मीटर इनवर्स पर मोल दिया गया तो मतलब समझना ये कैप्पा/1000 × m होगा। तो इस बात को ध्यान एकदम दिमाग में पूरा सेट हो जानी चाहिए। आप नोट डाउन कीजिए, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। मेरा सामने वाला जो बोतल है वो खाली हो गया, अभी हमें लेके आना है पानी, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। क्या रखा है नेक्स्ट स्लाइड में, ये तो पढ़ा दिया आपको। अब एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, एक ही बात है। अब देखो इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सब कुछ सेम है, फिर यहाँ पे क्या होता है बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। आपने मोलारिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ा था, मोलारिटी नॉर्मेलिटी में क्या होता है वही तो अंतर होता है। ये क्या होता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। अब वही सब कुछ सेम है तो फॉर्मूला में कहाँ अंतर आएगा बेटा, वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मोलारिटी की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। क्या आ जाएगा, मोलारिटी की जगह आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी, और कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट बोला तो यहाँ पे क्या आएगा, मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाएगा। और आपको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। मोलारिटी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू, सॉरी ये मोलालिटी हो गया, ये गलत है, ये कैपिटल M होना चाहिए, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इंटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये वाला बात अभी मैंने बताया, तो इसलिए आपका ये वाला रिलेशन जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसमें देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी, यानी कि एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो क्या होगा आपका जो, अब मैं आपको रिलेशन दिखाता हूँ। आपका जो एक था आपका लेमडा m, वहाँ पे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, आपने पढ़ा था कप्पा इंटू 1000/m, आपने वो पढ़ा था, ये सब नो। आप यहाँ पे ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में पढ़ा कि कप्पा इंटू 1000/, नॉर्मेलिटी। अब इसमें क्या लिखो, इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखो, कप्पा इंटू 1000/, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे ये वाले जो है कप्पा इंटू 1000 मोलारिटी, ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस यानी कि लेमडा m बाई एन फैक्टर। क्या बात समझ आ रहा है, लेमडा m बाई एन फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई एन फैक्टर कैसे आया वो मैं आपको बता दिया। ये होता है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 मोलारिटी। आप सॉरी नॉर्मेलिटी को क्या लिखा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये जो पूरा टर्म है वो है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस बाई एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई एन फैक्टर, ठीक है। ये होता है एन फैक्टर का मतलब क्या होता है सर, ये होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज फॉर्मूला यूनिट। मतलब सिंपल सी बात है कितना इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर हो रहा है। NaCl में बेटा Na प्लस Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम है। CaCl2 में क्या हो रहा है, एन फैक्टर 2 हो रहा है, क्योंकि Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो मोलर कंडक्टिविटी बाई 2 है, ठीक है। अब अगर Al2SO4 में देखोगे तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 क्या देखोगे सर, Al2SO4 में आप क्या देखोगे कि सर 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 3 to the 6, 3 to the 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लेन देन हो रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा सर, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाई 6। तो ये सब याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको समझना है, आपको सीखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये हो गया वो हो गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब हो रहा है, आपको सिर्फ सुनना है, आपको सब सीखना है। जो जहाँ पर मिसिंग है मैं खुद अपने हाथ से लिख के उसको ठीक करके दे रहा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर नोट बनाना है, प्रॉपर समझना है, यही आपका मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन था, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते
अब देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस का क्या होता है। अब सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज बाद में देखेंगे सर। मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूट करेंगे मतलब पानी मिलाएंगे, ठीक है। आप पानी मिलाने से फॉर्मूला क्या होता है सर, कप्पा इनटू सर 1000 डिवाइडेड बाय एम होता है, ठीक है। ये होता है रिलेशन। अब आप समझना, एकदम मन लगा के समझना, डाइल्यूट करने से, पानी मिलाने से कंडक्ट के जो होता है, के का मतलब क्या होता है, के कहाँ से आया था बताओ, कप्पा होता है, ठीक है। तो कप्पा का वैल्यू जो होता है कंडक्ट क्या बोलते हैं, कप्पा कहाँ से आया भाई, अगर आपसे अभी भी मैं पूछता हूँ कप्पा कहाँ से आया, 1/ρ से आया। 1/ρ, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी। तो कप्पा का वैल्यू अगर डाइल्यूट करोगे, पानी ज़्यादा मिलाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा। अब मोलारिटी का क्या होता है, मोलारिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर पानी मिलाओगे मतलब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम के साथ मोलारिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डाइल्यूट करने से वॉल्यूम अगर बढ़ता है, वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मोलारिटी घटता है। तो अगर आप डाइल्यूट करोगे तो मोलारिटी वाला टर्म क्या करेगा, घटेगा। तो आप सोचो भाई, अगर मोलारिटी घट रहा है तो 1/मोलारिटी भाई क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 1/मोलारिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब 1000 मोलारिटी जो टर्म है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें एक टर्म डिक्रीज हो रहा है और एक टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहली टर्म डिक्रीज हो रहा है, दूसरी टर्म इंक्रीज हो रहा है। लेकिन भाई ये वाला जो टर्म है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, मतलब ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये थोड़ा डिक्रीज हो सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, तो ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसके कंपेरिजन में ये अगर मान लो 2-2 करके गिर रहा है, 2% करके गिर रहा है, तो ये 200% करके ऊपर जा रहा है, सिंपल से मतलब बढ़ रहा है। तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका डोमिनेटिंग फैक्टर, ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। इसलिए ओवरऑल जो मोलर कंडक्टेंस है वो विद डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। याद रखना, ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। सर कप्पा का वैल्यू डिक्रीज होता है विद डाइल्यूशन, लेकिन मोलारिटी के साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। वॉल्यूम डाइल्यूट करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, तो मोलारिटी के साथ वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलारिटी घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोलारिटी घटेगा। तो मोलारिटी घट रहा है तो 1/मोलारिटी बढ़ रहा है, तो 1/मोलारिटी बढ़ रहा है तो 1000/मोलारिटी भी बढ़ रहा है। तो ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है, ये वाला फैक्टर घट रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है, इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। तो ओवरऑल जो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम है वो बढ़ जाएगा, तब जब आप क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे। और यही सब किस्सा यहाँ पे दिया गया है, यही सब किस्सा यहाँ पे दिया गया है, आपको जरूर नोट डाउन करना है, ठीक है। अब देखो, एक होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे अब बातचीत करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। पढ़ लिया, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से सपोज NaCl हो गया, एग्जाम्पल मैंने बोला NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई डाउट नहीं। इसमें जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो होता है 1। NaCl के क्या होता है, मतलब आपने पानी में जैसे ही NaCl को डाला ये 100% टूट गया। डिग्री ऑफ 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है सर 100% आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, 100% आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। मतलब आपने जैसे ही पानी में डाला ये पूरा 100% डिसोसिएट हो गया, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब इसमें अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ले। तो मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है। वो कैसे टूट रहा है, तो A+ एक्वस प्लस B-। इनिशियली कंसेंट्रेशन अगर C होने से 0 होता है, ये होता है C- C अल्फा। तो ये क्या होता है, C अल्फा। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो क्या होगा, ऊपर C अल्फा इंटू C अल्फा प्रोडक्ट हो गया, नीचे क्या होता है C इंटू C- अल्फा, ठीक है। C कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सर, AI इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, 1 - अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट
ये अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, तो 1 माइनस अल्फा जो होता है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 का बराबर होता है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ऑलमोस्ट 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया रूट ओवर ऑफ के आई बाई सी। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, अरे ये 1 है ना, तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के आई, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के आई बाई सी, जगह नहीं है इसलिए शॉर्टकट कर दिया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी के आई बाई सी। तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ के आई बाई सी। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, अल्फा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, ये अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, ठीक है। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मतलब आप आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अल्फा का वैल्यू कमेगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ प्रूव होता है, अगर अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम होता है, तो मतलब डाइल्यूट करने से बढ़ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब है डाइल्यूट करने से क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कंसंट्रेट करने से कम होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डाइल्यूट करने से बढ़ जाता है। तो अल्फा क्या होता है ना, अल्फा वो इंस्टॉलमेंट में टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा इंस्टॉलमेंट में टूटता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टूट गया, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ गया, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं टूटेगा, खत्म। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जितना पानी बढ़ाओगे धीरे 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 धीरे, आपने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो पढ़ा था क्लास 11 में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या देखा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है सर, जितना आप डाइल्यूट कर रहे हो, जितना डाइल्यूशन कर रहे हो, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, मतलब वो आयनाइज हो रहा है। ये माना जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर लोगे, बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे, तब शायद अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है, 100% डिसोसिएट होता है। लेकिन वो इन्फिनिटी में, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ढेर सारा पानी, यहाँ पे 2 मग 2 कप 2 लीटर पानी की बात नहीं चल रहा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब करोगे तो शायद अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, वो मैक्सिमम हो सकता है। मतलब शायद उस टाइम पे वो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि डिसोसिएशन 1 का बराबर हो सकता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत बहुत फटाक भाई सब, बहुत एकदम फास्ट काम करता है। सिंपल सी बात है सर, आपने पानी दिया, डिजोल्व 100% डिसोसिएट हो गया, खत्म। और आप उसके बाद कितना भी पानी डालो हमें फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो जितना डाइल्यूशन करोगे अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन में कब जाके अल्फा का वैल्यू 1 होगा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस में ये वाला इक्वेशन दिया गया, ये वाला इक्वेशन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है, ये वाला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग, मतलब ये हो गया y इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये वाला माइनस एम एक्स प्लस सी यानी कि लेमडा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी यानी कि माइनस एफ एक्स प्लस सी। सी क्या हो गया सर, सी तो ये वाला हो गया, और ये कौन है सर, ये कौन है हमारा, ये लेमडा एम है। ये क्या हो गया सर, ये हो गया एम, और ये हो गया सर एक्स। तो वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और ग्राफ अगर आएगा, अगर आपने यहाँ पर अगर आपने लेमडा एम वर्सेस रूट सी यानी कि एक्स एक्स कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ ड्रॉ किया, अब सोचिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ चल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होता है, ऐसा, माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होता है, ऐसा। ये होता है आपका सी, और ये होता है स्लोप निगेटिव, ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं। तो वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा होता है। इस ग्राफ को कैसे रीड करना है, ग्राफ को ऐसे रीड करना है सर, इधर अगर कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो सर इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो कंसेंट्रेशन बढ़ा तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ उतना भी ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा ऐसा होता है, मतलब नेचर सेम होता है लेकिन थोड़ा ऐसा होता है। ये अगर आपका मान लो स्ट्रेट लाइन है तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ऐसा इंक्रीज होता है, उतना ज़्यादा स्लोप नहीं है, याद रखना, उतना ज़्यादा एंगल नहीं होता है, थोड़ा सा ये होता है। अच्छा जो भी है नेचर तो सर, नेचर तो एक ही है सर, इधर से इधर बढ़ी तो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है। ये जो मोलर कंडक्टेंस है, ये डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है और एक टाइम जाके यहाँ पर टच करता है, और इसको हमने बोला था सर लेमडा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो ऐसा एक वैल्यू है कि यहाँ पर जाने के बाद को और नहीं बढ़ेगा। और अगर आपका पॉइंट, मान लो ग्राफ ऐसा है, आपका पॉइंट यहाँ तक आया है, ये क्योंकि ग्राफ तो पॉइंट को मिलाने से बनता है ग्राफ, तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप यहाँ से इसको मिला सकते हो, और यहाँ से लेमडा एम नॉट का वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होता है ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये डिटरमाइन करना पॉसिबल है।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन करना पॉसिबल है। लेकिन आप सोचिए, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है। कुछ कैसा होता है सर? मैंने गलत कर दिया, नेचर कुछ ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? ये कोई इक्वेशन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ना आप जैसे कि नेचर ये भी सेम होता है, ये होता है लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, अगर दोगे सेम होता है। ये भी ग्राफ ऐसा ही रीड करना है, उल्टा करना है। अगर कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है, तो डाइल्यूट होने से धीरे धीरे करके मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ये दो मोलर कंडक्टेंस वाला एक्सिस है, धीरे धीरे करके मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। लेकिन ये कब जाके, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट टाइप ग्राफ, जो तुम्हारा मैथ्स में बोलते हैं, ये कहाँ पे जाके इन्फिनिटी में जाके कहाँ पे मीट करेगा हमें नहीं मालूम। मतलब इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा नॉट एम का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस हम नहीं निकाल सकते। लेकिन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं, ये वाली इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ इक्वेशन है। तो ये शायद ये क्या डिवाई ऑनसेगर इक्वेशन बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। तो इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, और इक्वेशन का ग्राफ से भी निकाल सकते हो, और आप नेचर से भी निकाल सकते हो। नेचर क्योंकि एक टाइम जाके बाद जाके वो टच करेगा ही, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक बार डिसोसिएट हो गया तो हो गया, फर्दर कोई टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा आप पानी बढ़ाओगे तो अल्फा का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, और पानी बढ़ाओगे थोड़ा बढ़ेगा, और बढ़ाओगे तो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में टूटता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है सर? इंस्टॉलमेंट में टूटता है, ठीक है। ये होता है आपका ग्राफ। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है सर? CH3 से एसिडिक एसिड। ये सब कौन है सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ का नेचर, इसको आप फर्दर एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। एक्सट्रापोलेट करने का मतलब होता है इसको फर्दर आप मिला सकते हो, और मिला के यहाँ पे लैम्डा नॉट एम का वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा ऐसा जाएगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक में है, डिट्टो ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके लिए आप ये वाला इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन को यूज़ करो ना करो, कॉमन सेंस से भी नेचर ऐसे ही आता है, ठीक है। ये वाला हो गया। लेकिन एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करना पॉसिबल हुआ क्योंकि वो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी को फॉलो करता है, ठीक है ना, इसको फॉलो करता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, समझ गया। अब क्या होता है, अब एक चीज बताओ, ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है मैक्सिमम, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो निकालना पॉसिबल नहीं है, निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो ग्राफ जाके मीट ही नहीं कर रहा है। इन्फिनिटी में कहाँ मीट करेगा क्या पता हमें। तो इसलिए हमने एक साइंटिस्ट आया था, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड बहुत ही फेवरेट साइंटिस्ट है मेरा, ठीक है। उन्होंने कॉर्लच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इन्होंने क्या बोला, बहुत सुंदर सुंदर लाइन बोला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, एकदम इन्फिनिटी में जाके अल्फा का वैल्यू शायद 1, ठीक है, शायद 1 हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 1 के बराबर होगा। ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू द टोटल मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब हर आयन का क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। मोलर कंडक्टेंस में इस आयन का इंडिपेंडेंट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें तुम्हारा क्या किया सर, मैथमेटिकल इसमें एक फॉर्मूला लगाया गया। फॉर्मूला ये लगाया गया, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप ऐसा लिखोगे सर, अगर किसी का भी निकालना है, किसी का भी निकालना, जैसे कि मैंने बोला लैम्डा नॉट CH3 COOH, ठीक है, ऐसा लिख दो। ऐसा लिखने से अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला कि सर, आपने बोला लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3 COOH, तो क्या लिखोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे, ये इलेक्ट्रोलाइट का हो गया। और हमने बोला था आयन के लिए क्या लिखते हैं, लैम्डा नॉट एम, ये आयन का सिंबल होता है, दोनों ही मोलर कंडक्टेंस है। उसका आयन क्या क्या है सर, इसमें H प्लस है, और कौन कौन है, और आपका CH3 COO माइनस। ये दो आयन क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है मोलर, इनका इंडिपेंडेंटली जितना होगा वही हम यहाँ पे कर लेंगे। और सर ये वाला सिंबल क्या है, ये दोनों यहाँ पे क्या क्या आ गया, अरे मान लो कभी आ गया BaCl2, तो क्या करोगे सर, 2, BaCl2 में क्या लिखते हो सर, Ba2 प्लस 2Cl माइनस। सर इसको टूटने का एक फॉर्मूला तो भी होता है सर, क्या होता है, AX dy इक्वल टू क्या होता है सर, XA, बचपन में पढ़ा था, Y प्लस YB x माइनस। और ये काइंड ऑफ क्या हो गया, ये काइंड ऑफ आपका जो भी यहाँ पे XY बोला जा रहा है वो हो गया, ठीक है। और ये कैटायन का, ये एनायन का हो गया, वो एनायन का हो गया। अगर हम मोलर कंडक्टेंस BaCl2 का लिखे तो कैसे लिखे, कहाँ पे लिखे, BaCl2 का ऐसा लिख सकते हैं सर, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, वो क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, Ca2 प्लस याद रखना 2 Cl माइनस। ये मोलर कंडक्टेंस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है आपका मेन फंडा। तो मतलब ईच आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट ये वाली बात करने से पहले एक बार छोटा सा एक चीज़ देख लेते हैं, छोटा सा एक चीज़ देख लेते हैं। ये वाली बात थोड़ा करते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और उसमें मैंने ऐसा कुछ कर लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके मैंने बोला कि सर अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट ना करूँ, ठीक है, मैं ऐसा लिखा, चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि सर मैं ऐसा लिखा, यहाँ पे जीरो नहीं दिया। जीरो का मतलब होता है कहीं कहीं पे ऐसा लिखता है जीरो मतलब इनफाइनाइट, जीरो कंसेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और कुछ कुछ बुक में ऐसा इन्फिनिटी भी लिखते। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन एक ही बात हो गया। तो सर इसका अगर मैं ऐसा लिखूंगी CH3COOH, यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना लिख करके इक्वल टू सर इक्वल टू MH प्लस CH3 माइनस करूँगा। सर ये बात क्या सही है? ये बात क्या सही है? आंसर है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा आपको क्या देना पड़ेगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। लेकिन कभी कभार स्ट्रॉन्ग के केस में हो जाता है, जैसे कि एक NaCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग के केस में आप NaCl में केस में आप इनफाइनाइट डाइल्यूट ना भी करो, फिर भी ये कर सकता है। ये कभी कभार हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग, ये ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग। लेकिन वीक के लिए ये वाला मैंने, वीक के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? वीक के लिए हमेशा आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने की जरूरत ना भी पड़ सकता है, लेकिन वीक के लिए हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन से ही होता है, ठीक है। आप देखो, हमेशा कोल्डर्स लॉ ने ही बोला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं करोगे, प्रॉब्लम तो स्ट्रॉन्ग को लेके नहीं है ज़्यादा, प्रॉब्लम तो वीक को लेके है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूट नहीं करोगे तो ये वाली फंडा काम नहीं करेगा, लेकिन कभी कभार ये वाला फंडा काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा लिख सकते हो, लैम्डा एम NaCl इक्वल टू लैम्डा एम NaCl। ये दोनों एक साथ काम कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है। अब देखो, इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में हमें तो ऑलरेडी फ़र्क पता है, हमें फ़र्क पता है बेटा, पता है क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से क्या करना पड़ता है? वो वैलेंसी को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो ये वाली फंडा हमें ऑलरेडी क्या है? मालूम है। तो यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम आयंस इन वाटर दिया हुआ है, नॉट है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में यहाँ पे बोल रहा है, H प्लस Na प्लस K प्लस सबका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डाटा है। आपने बोला कि सर यहाँ पे आपको लेमडा मतलब लेमडा नॉट एम यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपका कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 MgSO4 का निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। CaCl2 कैसे टूटेगा? अभी तो आपको बताया 2Ca प्लस 2Cl माइनस टूटेगा। Ca प्लस का कितना है? Ca प्लस का इतना है, एंड 2 इंटू Cl माइनस का कितना है सर? 2 इंटू Cl माइनस का आपका है, 2 इंटू Cl माइनस का आपका 76, Cl माइनस का कहा गया, Cl माइनस का 76 हो गया, खत्म। अब इसमें अगर मैंने बोला सर MgSO4 का निकालो, कैसे टूटेगा? Mg प्लस 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, Mg का कितना है सर? Mg का है इतना, SO4 का कितना है? इतना है, कर दिया, खत्म। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो हमने क्या निकाल लिया, इसका इंडिपेंडेंट जो आयन है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका वैल्यू हमने निकाल दिया, उससे हमने डायरेक्टली निकाल दिया। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी करता है कि जैसे कि हमने ये सब चीज़ें दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, एंड आपसे बोला कि आपको निकालना है कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC, मतलब एसिड का निकालना, मतलब ये वीक एसिड है, इसके लिए निकालना है। जो वैल्यूज गिवन है, जैसे कि NaCl, ये आपको गिवन है, NaCl ये गिवन है, ये कैसे निकालोगे? Na प्लस, ये M बार बार लिखना मैं भूल जाता हूँ, Na प्लस प्लस क्या लिखोगे? Cl माइनस लिख दिया, ये हो गया। अब इसका जो वैल्यूज है वो भी वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज कितना गिवन है? वो वैल्यू सबका शायद NaCl का वैल्यू 126 कितना है 4, मैं यूनिट नहीं दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिट ये देखो, ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट दिया हुआ है।
और फिर आपका क्या दिया है, HCl, ठीक है, ये भी गिवन है H प्लस Cl माइनस। इसका वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू है 120, ये तो 126 हो गया, इसका वैल्यू है आपका 425.9, यूनिट नहीं दे रहा, वहाँ पे यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे HCl की जगह अगर हम HCl हो गया, और NaAC मतलब सोडियम एसीटेट, मतलब इसका मतलब होता है CH3COONA, इसका मतलब होता है CH3COONA, एसी का मतलब एसीटेट, ऑर्गेनिक में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे टूटता है, ये होता है Na प्लस 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 CH3COO माइनस, और इसका भी वैल्यू हमें गिवन है कितना, 91, कितना गिवन है, 91.0, ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। अभी आप सोचो हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए एसिटिक एसिड का चाहिए, हमें एक्चुअली निकालना किसका है, कैलकुलेट HAC, मतलब हमें निकालना है एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, HAC मतलब एसिटिक एसिड। ये कैसे होता है, इसके लिए चाहिए M प्लस मतलब H प्लस प्लस CH3COO माइनस, ये चाहिए। अभी हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए ये चाहिए और हमें चाहिए ये चाहिए, ये दोनों को चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों अगर चाहिए तो हम इसको अगर इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 3 देते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, हमें इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, 2 एंड 3 को ऐड करने से H प्लस एंड CH3COO माइनस आ जाएगा। लेकिन साथ में सर इसका जो कचरा है Cl माइनस और इसका कचरा है Na प्लस, ये दोनों भी जुड़ जाएगा, हमें तो ये चाहिए नहीं, तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1, तो क्या होगा, माइनस करने से Na प्लस Cl माइनस कट जाएगा, कचरा भी हट जाएगा, तो कचरा हटने से हमें ओनली मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन। तो वही यहाँ पे क्या गया, इन दोनों को इक्वेशन 2 एंड 3 को प्लस किया, देखो 2 और 3 में क्या है, देखो 425 एंड 91 को प्लस किया और माइनस क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, यानी कि माइनस 126 को कर दिया। तो ये करने के बाद कैलकुलेशन के बाद ये वाला आता है आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कहाँ पे पूछते हैं सर, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक बार देखा जाए, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। किसी का भी मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, जैसे कि किसी का भी मान लो मैं MgCl2 लेता हूँ, ठीक है, मैंने अगर इसका MgCl2 लिया, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 बाई क्या होगा, 2 होगा हमेशा, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई 2, ये बात पक्का है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई n फैक्टर, ये पहली बात है। मतलब अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस में जाना है तो आपको n से डिवाइड कर दो मोलर कंडक्टेंस तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और अगर आप उल्टा करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर कंडक्टेंस में बदल जाएगा, यानी कि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, अभी दिखाता हूँ, ये होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये रेयर एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ेगा, याद रखना, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई n फैक्टर, और मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। जब इसको इसमें बदलना पड़ेगा तब डिवाइड करो, उल्टा करने से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ये बात है सर। इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा छोटा सा समय लेके मैं आपको प्रूफ करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि चलो MgCl2 का ही ले लेता हूँ, मैंने बोला कुछ भी मैंने बोला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ MgCl2, आप क्या लिखोगे, आप समझना, आप लिखोगे सर मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2 बाई 2, क्यों, क्योंकि MgCl2 कैसे टूट रहा है, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ऑफकोर्स 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, तो बैलेंस इफेक्ट 2 हो गया। अब इसका समझना, ये लेफ्ट साइड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, राइट में मोलर कंडक्टेंस है, ये रिलेशन में पता है, अभी हमने किया। अब इस हाफ को इधर रखो, ठीक है, आप मोलर कंडक्टेंस का कैसे तोड़ोगे, अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ क्या करोगे, ये Mg2 प्लस 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 क्या करोगे, ये सॉरी, साथ में हमें 2Cl माइनस देना पड़ेगा, क्या है 2 है ना, तो प्लस 2 MCl माइनस, क्योंकि MgCl2 कैसे टूटा है, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, और मोलर कंडक्टेंस के टाइम में ये वाला देना पड़ता है,
ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि सर अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, आपने मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे आए तो कॉर्डास लॉ से आया, ठीक है। अब मैं मान लो इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करूँगा, क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको, जैसे कि आपके पास है ये है, इसको अगर आप मान लीजिए, इसको अगर n फैक्टर से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। m को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये वाला आपका हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई क्या हो गया, n फैक्टर हो गया। अब समझ लो हमें क्या करना है, ये मोलर कंडक्टेंस है हमें मिल गया, तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है हाफ इंटू दिस इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2 प्लस, ठीक है, प्लस ये हाफ अंदर जाएगा तो क्या 2 कैंसिल चला जाएगा, ये इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ये हो गया। और ये किसका आया सर, Mg Cl2, ये किसका है, Cl2। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो, अब मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब बताओ मेरे को, अब ये वाला तो हो गया, अब थोड़ा नया मोड़ लेंगे हम, ठीक है, नया मोड़ लेंगे। नया मोड़ में क्या है, तो इसको अगर 1/2 इंटू मोलर कंडक्टेंस को हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखूंगा सर, n फैक्टर 2, देखो क्या करना है, n फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, n फैक्टर 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करेंगे, n फैक्टर Mg2 प्लस का कितना है 2, तो 2 इंटू क्या होगा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Mg2 प्लस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेमडा इक्विवेलेंट Cl माइनस इंटू इसका n फैक्टर कितना है, इंटू n फैक्टर 1, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसका n फैक्टर कितना हो रहा है 1। अब यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जैसे ही कैंसिल होगा, इसको छोटा करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस MgCl2 इक्वल टू क्या हो रहा है, Mg2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Cl माइनस। अब यहाँ से एक बात अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक बात आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने से क्लियर हो जाता है कि जब भी हमने मोलर कंडक्टेंस का इक्वेशन लिखा था, मोलर कंडक्टेंस का इक्वेशन लिखा था, ये देखो ये वाली बात देखो, ये वाली जो कन्वर्शन हमने लिखा था कि हमने लिखा था कि सर लेमडा m मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 इक्वल टू दिस m Mg2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी जैसे ही टूटते हो सर, आप XA y प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, ये सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर, मोलर कंडक्टेंस के टाइम में करना पड़ता है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल होके आपका ये आ जाता है। मतलब कॉएफिशिएंट्स यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टाइम, कंडक्टेंस के टाइम में कॉएफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस के टाइम पे कॉएफिशिएंट होता है, ये याद रखना, कॉएफिशिएंट होता है। अगर समझ नहीं आ रहा दोबारा एक बार जाके देखो, हमने बोला ये डिफरेंट बात है, ठीक है, हमने बोला कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस MgCl2 लिया, वो क्या लिखो, मोलर कंडक्टेंस बाई 2, फॉर्मूला बताता है, ये सेम रखा सर, ये 2 को हाफ लिखा, कोई बात नहीं सर। यहाँ से यहाँ जो टूटना, वो कॉर्डस लॉ हमने सिखाया, कॉर्डस लॉ ने हमने सिखाया कि Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस होता है, ये वही बात है, ये वाली ये वही बात है, हो गया। अब हमने क्या किया सर, हाफ दिया, हाफ से अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, तो हाफ ऑफ दिस हो गया, ये हाफ और 2 कैंसिल चला गया, खत्म। जब हमने मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट किया, तो सर ऑफकोर्स सर जितना आपका चार्ज होता है उसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसका चार्ज 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। तो ये कंक्लूजन आया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टाइम में देखो कोई हमने कोएफिशिएंट नहीं रखा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस के टाइम में हमें कोएफिशिएंट रखना पड़ता है।
कोफिशिएंट रखना पड़ता है। ये बढ़िया सा एक कंक्लूजन है, आपको समझना पड़ेगा, ये बढ़िया सा कंक्लूजन है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप एक लेके बताइए सर, एग्जाम्पल क्या लो बताओ। Al2SO4 थ्राइस ये होता है, ठीक है। ये कैसे टूटता है सर, वही बात है, कैसे टूटता है सर, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, SO4 को हमारा 2 माइनस होता है, ठीक है, ख़त्म। अगर इसका अगर मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे Al2SO4, ऑफ कोर्स सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू लेमडा m Al3 प्लस, ठीक है, प्लस 3 लेमडा SO4 2 माइनस, क्योंकि ये मोलर कंडक्टेंस हमने लिखा, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब इसमें अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखे Al2SO4, देखो क्या बताया था मैंने कंक्लूजन में, नो कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट नो कोएफिशिएंट्स 2 माइनस, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको एकदम सपने में भी समझ आना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ देखते, जैसे कि मैंने बता दिया ना, चलो और एक जैसे कि मैंने बताया था ए बी, कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो ए पास एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस में टूट रहा है, ये अगर सी है तो ये शुरुआत में कितना होता है सर, 0 0, ये सी माइनस सी अल्फ़ा है, तो ये सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा। यहाँ से के का जो वैल्यू आता है, के इक्विलिब्रियम जो आता है, मान लो के इक्विलिब्रियम या आयनाइजेशन के आई भी बोलते हैं इसको, के आई जो होता है वो क्या होता है सर, सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, सी सी कैंसिल, के आई का वैल्यू क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, एक बात हो गई। अब यहाँ पे जो आपका जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा जो होता है आपका जो अल्फ़ा नहीं चलो, आपका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका अल्फ़ा का वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा जितना बढ़ेगा ये होगा, तो इसको सॉरी बात बोल दिया ये, ठीक है। यहाँ से लेमडा एम इक्वल टू क्या, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो तो क्या होगा, लेमडा एम नॉट इंटू अल्फ़ा, ये होता है क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करता है, इंटू क्या हो गया अल्फ़ा, तो यहाँ से आपका अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा एम बाई लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, ये आता है आपका अल्फ़ा का वैल्यू। और इसी वैल्यू को अगर इधर पे पुट करोगे तो आपका जो के आई का वैल्यू होगा वो होगा सी अल्फ़ा की जगह पुट कर दो, क्या पुट करोगे सर, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, याद रखना, जगह नहीं हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या होगा सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है ये है, ये भी कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि लेमडा एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फ़ा के ऊपर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये आप खुद देख सकते हो, आप खुद कर सकते हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक डाटा गिवन है, बस यहाँ से निकालना है, ख़त्म, ठीक है। तो मैंने आपको सारा चीज़ आपको बता दिया, तो शायद कुछ अगर छूट गया तो बता देना मेरे को, ठीक है। हम लोग और एक लेक्चर चाहिए होगा आपके सेल के लिए, ठीक है, कमर्शियल सेल्स जो होते हैं बैटरीज, उनके लिए एक लेक्चर चाहिए होगा, और ये लेक्चर के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, एकदम मन लगा के स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी फिजिकल केमिस्ट्री जैसा नहीं होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, उसका जो डिमांड है वो डिफरेंट है, वो अलग कुछ आपसे डिमांड करता है, फिजिकली इनऑर्गेनिक जैसा नहीं होता है, चैप्टर बेस्ड आपका नहीं होता है, ये एंटायर सिलेबस बेस्ड होता है, तो ये कुछ हटके है, ठीक है ना। चलो बेटा मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना।